अब वो पति महोदय तैयार हो गए और पत्नी से कहते हैं कि तैयार है, तो वह एक शब्द में बोलती है हाँ या अभी नहीं। दोनों बात हो सकती है। हाँ का मतलब कि नाश्ता तैयार है, अभी नहीं का मतलब नाश्ता अभी तैयार नहीं है। तो ये जितना ही एक दूसरे के संदर्भों से वक्ता श्रोता परिचित होंगे, वाक्य उतना ही छोटा होगा। एक शब्द का भी हो सकता है, एक शब्द में पूरा वाक्य समाहित होता है। हाँ का मतलब नाश्ता तैयार है, नहीं का मतलब अभी नहीं तैयार है, पूरा वाक्य है। और जहाँ हम परिचित नहीं होते हैं वहाँ पर पूरा वाक्य बोलना पड़ता है। तो अब हम आते हैं वर्णमाला पर। वर्ण क्या है? अक्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षरण न हो। इसीलिए अक्षर को ब्रह्म भी कहा जाता है। तो अक्षर हमेशा जो ध्वनि हमारी निकलती है वो आकाश में विचरण करती है। यही कारण है कि टेलीविज़न पर दूर कहीं बैठा हुआ आदमी कुछ बोलता है, वार्ता करता है या कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो हम दूर बैठकर उसे देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो निश्चित रूप से वह ध्वनि कहीं न कहीं आकाश में विचरण करती है और जिस ध्वनि का रिसेप्टर होता है उसे वो पकड़ लेता है। तो अगर हमारी ध्वनि का भी रिसेप्टर हो तो हमारी ध्वनि भी पकड़ में आ जाएगी। शायद इस संदर्भ में कुछ प्रयोग चल रहे हैं कि जो पहले के महान लोगों ने जो कुछ कहा सुना है उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, वर्णमाला के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? अब गिनती करना शुरू करो। इसमें भी अभ्यस्त नहीं हूँ भाई। लिखने में अभ्यस्त नहीं हूँ। बताया ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। नहीं, एक बात ये ध्यान रखिए कि गलती किसी से भी हो सकती है। आप छात्र हैं, आपसे गलती होती है वो तो लाजिमी है, लेकिन हम इधर जो खड़े हैं हमसे भी गलती हो सकती है। इसलिए कि गलती मानव स्वभाव है। मनुष्य का केवल ये प्रयास होता है कि गलती कम से कम हो। 60% पाने वाला प्रथम श्रेणी में पास होता है, इसका मतलब यह है कि 40% वो गलती करता है। तो ऐसी स्थिति में गलती किसी से भी हो सकती है और जो काम करता है उससे गलती होती है। इसी को भैया ऋषि का री बोलते हैं। ये अंग और अह को आयोगवाह, आयोगवाह, ये स्वर भी है नहीं भी है, व्यंजन भी है नहीं भी है। अब इसकी बात आगे शायद और स्पष्ट हो जाए। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। री, री का उच्चारण हम सही नहीं कर पाते हैं। जिह्वा को मूर्धा तक ले जाना पड़ता है। मूर्धा तालु का ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा। री, री,
यहाँ से रे का उच्चारण होता है लेकिन कोई कर नहीं पाता है। और मनुष्य का स्वभाव होता है हमेशा कठिनता से सहजता की ओर जाता है, जिसको भाषा विज्ञान की भाषा में मुख सुख कहते हैं। आपने देखा होगा कोई प्रताप अगर किसी का नाम रखा होगा तो प्रताप नहीं रह जाता, वो प्रताप हो जाता है। किसी का नाम सूर्यभान रखा है तो वो केवल सूरज रह जाता है, न सूर्य होता है और न भान होता है। तो यह मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत आता है। और हम विकास की जितनी सीढ़ियां चढ़े हैं वो केवल इसी के परिणाम स्वरूप कि मनुष्य हमेशा कठिनता से सहजता की ओर जाता है। आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि एक पहिया बना और उस पहिया की प्रगति हमको यहाँ तक ले आई है। तो वह केवल सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए शुरू में लकड़ी के लट्ठों को आदमी रस्सी से बांध कर कंधे पर उठा कर ले जाता था। बाद में उसको लगा हाथी इतना बड़ा जानवर है, इसका उपयोग क्यों न किया जाए, तो हाथियों का उपयोग किया गया। इसके बाद पहिए का निर्माण हुआ तो इसको क्यों न, वो लकड़ी ले जाते ही लोगों को ये लगा, जब बड़े बड़े लट्ठे ढकेल कर ले जाते थे तो उनको लगा कि अगर पहिए का इस तरह से गोल गोल पहिया बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। फिर जब पहिया का आविष्कार हुआ तो धड़ल्ले से भागते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही मनुष्य की सोच और सहजता से, कठिनता से सहजता की ओर जाने की प्रवृत्ति यहाँ तक ले आई है। री, इसका उच्चारण हम ऐसा करते हैं। री सामान्य तौर पर बोलने में आसान है और ऋषि बोल देते हैं। ऋषि बोलने में कष्ट होता है, इसलिए इसे स्वर के उच्चारण के स्तर पर स्वर से बाहर कर दिया गया। लेखन के स्तर पर मौजूद है, हालांकि हिंदी में इस तरह की शब्दावली नहीं है, यह केवल तत्सम शब्दों में ही मौजूद है। तत्सम का मतलब नो। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उच्चारण के स्तर पर तो ये गायब है, लेकिन अगर ऋषि आपको लिखना है तो लेखन के स्तर पर आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऋषि। पितृ लिखना है तो आपको ऋषि की ही मात्रा लगानी पड़ेगी। तो जितने तत्सम शब्द हैं, जैसे गृह लिखना है तो आपको री की मात्रा लगानी पड़ेगी। री की मात्रा ये है। अब बात करते हैं आयोग वा में अंग की। आप देख रहे हैं अ जो है ये स्वर में पहले से मौजूद है। ऊपर जो लगा हुआ अनुस्वार है, जो बिंदी है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। यह अनुस्वार नाक से उच्चरित होता है। कहां से? नाक से। नाक से उच्चरित होने का मतलब प्राणवायु नाक से निःसृत होती है। जैसे दिनांक, चंचल, कंटक, तो ये अनुस्वार का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा नाक से निकल जाती है। इसके लिए हिंदी में 5 वर्ण हैं जिसको पंचमाक्षर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ग,
य, ण, न और म। ये 5 अक्षर हैं जिनको संस्कृत में सूत्र रूप में यमगणनम कहते हैं। इन पंचमाक्षरों का प्रयोग अनुस्वार की जगह पर किया जाता है। केवल हिंदी भाषा या यूं कहिए देवनागरी लिपि ही ऐसी है जिसमें अनुस्वार के लिए 5-5 वर्ण हैं, और किसी भाषा में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में आप लोग देखते होंगे केवल यन का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ण है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है ये देखिए। जैसे दिनांक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और दिनांक ऐसा भी लिख सकते हैं। ण नहीं है भैया, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि ड के बगल में बिंदी लगा देते हैं, ड़ हो जाता है। कई बार न लिखते हैं तो वैसा ही वही गलती करते हैं, ड के बगल में बिंदी लगा देते हैं। तो ये गलतियां प्रायः बच्चे करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन न इसका उच्चारण न है, ये थोड़ा सा मुड़ गया है। ये ड है और ड के बगल में बिंदी है। अब सवाल यह है कि यहां पर अनुस्वार लगा, यहां न कैसे आ गया है? तो आप अनुस्वार का उच्चारण किस स्थल पर हो रहा है, किस स्थान पर इसका उच्चारण हो रहा है? दिनांक न के बाद है और क के पहले है। तो जिस वर्ण के पहले अनुस्वार का उच्चारण होता है या अनुस्वार के उच्चारण के बाद जो वर्ण आता है, उस वर्ण के वर्ग का 5वां व्यंजन स्थान लेता है। आप देख रहे हैं यहां अनुस्वार के बाद क आया है, और क वर्ग का 5वां व्यंजन कौन सा है? न है। तो यहां पर अनुस्वार की जगह न ने ले लिया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। चंचल, यहां पर अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा है? च है, चंच। और च वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? य। तो यहां पर हो जाएगा चंचल। ऐसे ही कंटक, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण कौन सा है? ट है, कंटक। कंट के बीच में अनुस्वार आ रहा है, और ट वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? पंप, जाहिर है। तो ये बात समझ में आ गई कि अनुस्वार के बाद जो वर्ण होता है उसी वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार की जगह लेता है। ठीक है, क्लियर है?
पांचवा फिफ्थ ही होगा। वर्ग का मतलब होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो कवर्ग का 5वां वर्ण ङ है, चवर्ग का 5वां वर्ण य है, टवर्ग का ड़ है, तवर्ग का न है और पवर्ग का म है। आई बात समझ में? तो ये अनुस्वार की बात हुई, इसलिए अंग को भी स्वर से निकाल दिया गया है। अ पहले से स्वर में मौजूद है और ये जो अनुस्वार है यह व्यंजन में मौजूद है। ठीक है। इसके बाद अ में भी अ पहले से स्वर में मौजूद है और ये जो विसर्ग है इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, अह, और ह जो है यह र ल व वाली पंक्ति में मौजूद है, इसलिए इसे भी बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक नया वर्ण स्वीकृत किया गया। आप खेल के मैदान में होते हैं तो कितने लोग गेंद और कंदुक बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। बॉल, बॉल। कितने लोग चिकित्सक के पास जाते हैं? सब डॉक्टर के पास जाते हैं। मूर्ख से मूर्ख भी डॉक्टर के पास ही जाता है। अगर उसको डॉक्टर नहीं कहने आएगा तो डॉक्टर कुछ भी बोलेगा, लेकिन डॉक्टर ही बोलेगा। कितने लोग कार्यालय जाते हैं? कार्यालय बोल के जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः लोग ऑफिस जाते हैं। तो इन शब्दों के कारण हिंदी में एक नया स्वर स्वीकृत हुआ जिसको कहते हैं अ। इसका उच्चारण अ और आ के बीच में होता है, आ, ऑफ। तो अब कितने स्वर हो गए? 11। देखिए, ये तो हम पढ़ाने की दृष्टि से जो तथ्य है वो बता रहे हैं। प्रश्न पूछने की दृष्टि से अगर आपके विकल्प में 13 है तो 13 स्वर को टिक कीजिए। अगर विकल्प में 13 नहीं है, 11 है, तो 11 स्वर को टिक कीजिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा होगा ऐसा नहीं है। पुराने गिनती के अनुसार 13 होगा, पूरा गिन लीजिए, वो 13 हैं, और नई व्यवस्था के अनुसार 11 होगा। 11 13 दोनों आ गया तो वो जो है प्रश्न विलोपित होगा। अरे हाँ भाई, किसी ने बताया नहीं? बताया ना, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। तो 2 व्यवस्था है, एक पुरानी व्यवस्था जिसमें 13 स्वर है, नई व्यवस्था जिसमें 11 स्वर है। पूछने वाला या तो 11 का विकल्प देगा या तो 13 का विकल्प देगा। अगर दोनों का विकल्प दे रहा है मतलब वो मूर्ख है पूछने वाला, और वो प्रश्न विलोपित होगा। पुराने में 13 स्वर है और नए में 11। क्लियर है? तो हम प्रश्न की भी दृष्टि से बता रहे हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरह से उत्तर देना है।
अब स्वर जो है मात्रा के दृष्टि से 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व हैं। अ, ई, उ और री। अरे यार ये सब क्या तमाशा है। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व है और ह्रस्व 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 ह में र हैं, ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व होता है। ह में ये है र लगा हुआ है, ह्रस्व अ, ई, उ, री। और दूसरा प्रकार है दीर्घ। बाकी सब दीर्घ है। स्वर की प्रकार ये मात्रा की दृष्टि से भेद किया गया है। स्वर की मात्राएं मालूम है ना। अब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उसका दुगुना समय लगता है। और तीसरा है प्लुत। इसमें तिगुना समय लगता है। जैसे राम, अगर आप थोड़ा टाइम लेकर बोल रहे हैं तो ये प्लुत का निशान है। और सबसे बढ़िया प्लुत का जो उदाहरण है ओम है। ओम, वहाँ पर वो प्लुत हो जाता है, मात्रा प्लुत हो जाती है, तिगुना समय लगता है ओ के उच्चारण में। अब वो राय अगर बहुत देर तक खींचेंगे तो और वैसे यश बढ़ता जाएगा। अब जिह्वा के आधार पर, जिह्व के प्रयोग के आधार पर भी स्वर का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, अब प्लुत में अगर बहुत मात्रा बढ़ानी है तो राम इतना बढ़ जाएगा। और राम में कुल 4 वर्ण हैं। राम में 4 वर्ण हैं। अगर इसको अलग अलग करेंगे गणित की दृष्टि से तो ये चारों वर्ण अलग हो जाएंगे, मिलाएंगे तो फिर राम बन जाएगा। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर ई, ए, ऐ उच्चारण करके देखिए, ये जिह्वा के सामने से उच्चारण होता है, ई, ए, ऐ। और मध्य स्वर में केवल अ है, अ मध्य स्वर है। और पश्च स्वर में आ, ए, ऐ, ओ, औ। पश्च स्वर में आ, उ, ओ, और आ जो नया स्वर है ये पश्च स्वर कहलाते हैं। अब तीसरा वर्गीकरण हुआ है मुख द्वार के खुलने के आधार पर
किस स्वर के उच्चारण में मुंह कितना खुलता है। तो उसके लिए विवृत, विवृत मतलब ओपन, जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, वह कौन सा स्वर है? आ। सबसे ज्यादा आ में ही मुंह खुलता है। आ के उच्चारण में ऐसा कहना है लोगों को 1.5 से 2 सेंटीमीटर मुंह खुलता है, और इसे खोलना चाहे तो ज्यादा भी खोल सकते हैं। तो आ जो है वह विवृत स्वर है। और अर्ध विवृत अ, ए, ऐ, अर्ध विवृत अ में लगभग आधा सेंटीमीटर मुंह खुलता है। ऐ, औ और आ, ये नया स्वर जो अंग्रेजी का है वो आता है। और अर्ध समृत में ए और ओ आता है। अर्ध समृत, समृत का मतलब बंद होना, अर्ध समृत मतलब थोड़ा सा खुला होना। तो समृत में ई ई उ उ, ई ई उ उ के उच्चारण में देखिए ज़्यादा मुंह नहीं खुलता है, तो इसको समृत स्वर बोलते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत और समृत, ये 4 भेद हैं। एक भेद और है, होठों की स्थिति के आधार पर होठ या तो वृत्त होता है, बनता है, या तो नहीं बनता है। तो अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी ये 2 तरह के स्वर होते हैं। उ उ और ओ औ, इनका जब उच्चारण करते हैं तो होठ जो है वृत्ताकार हो जाता है, और बाकी स्वरों के उच्चारण में होठ अवृत्ताकार रहता है। तो ये एक भेद यह भी किया गया है होठ की स्थिति के अनुसार। और हवा नाक से निकलती है या मुंह से निकलती है, इस आधार पर भी भेद किया गया है। तो सभी स्वर जो हैं वो सघोष हैं, निरनुनासिक हैं, यानी नासिक नहीं है। और जब अनुनासिकता उसमें आती है तो सभी स्वर को अनुनासिक भी बनाया जा सकता है। कैसे? इस तरह से सभी स्वरों को अनुनासिक भी बनाया जा सकता है। एक बात, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ चंद्र बिंदु लगता है, और जहाँ मात्रा होती है वहाँ केवल बिंदु लगता है। एक घोषत्व के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। सारे स्वर सघोष होते हैं। घोषत्व का मतलब स्वर तंत्री में झंकार उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रियाँ जो हमारी यहाँ स्थित होती हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो वो झंकृत होती है। तो जिसमें झंकृत होती है वह सघोष होता है, और सारे स्वर सघोष हैं। स्वर में और किसी को कुछ पूछना या डाउट तो नहीं है कहीं? आगे बढ़ें व्यंजन की ओर। है? तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो क्या? भाई सीट तुम्हारे सर लोग तैयार करेंगे यार, हमारी तो ऐसे ही आदत है पढ़ाने की। कोचिंग वाले जो है स्पून फीडिंग कराते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस स्तर पर आने के बाद कम से कम सभी लोग ग्रेजुएशन तो होते ही हैं,
और उनके समझ में ये बात आती है कि क्या हमारे ज़रूरत की चीज़ है, क्या नहीं है, किसको नोट कर लेना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो ये मानकर चलते हैं, पता नहीं कोचिंग वाले कैसा कितना नोट बना बना के फीड कराते हैं। ये तो स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए कि आपके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जाहिर है कि जिन चीज़ों से हम परिचित हैं उसे छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए नई चीज़ होती है उसे हम नोट करते जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब तक आप खुद की नोट नहीं बनाएंगे, दूसरे के नोट से काम नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी चीज़, जब अपनी नोट आप बनाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें स्थायी रूप से बैठेंगी। और अगर दूसरे की नोट लेकर पढ़ते हैं, जब से मोबाइल से पढ़ना शुरू किए हैं तब से छात्रों की स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। और सबसे जो अहम चीज़ है वह राइटिंग पुअर हो रही है और लिखने की क्षमता कम होती जा रही है। और होता यह है कि परीक्षा में जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आधे घंटे तो आप तो ऐसा जी तोड़ चलाते हैं पेन, लेकिन आधे घंटे के बाद हाथ अपने आप जवाब दे जाता है, फिर नहीं चलता है, चाहे जितना आप कोशिश कर लीजिए। तो आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लिखने का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में आपको जो है परेशानी हो सकती है। इसलिए लेखन का काम रोज़ 4-6 पेज तो लिखा ही करिए। जो तैयारी कर लिए हैं आप उसको लिखिए, वो और तैयार हो जाएगा। या नई तैयारी करके आप लिख रहे हैं, वह और अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो लिखने से आप बिल्कुल जी मत चुराइए, पढ़िए और पढ़कर लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। हमने देखा है कि जो परीक्षा देने के लिए आते हैं बच्चे, वो शुरू में जो है आधे घंटे तक तो धड़ धड़ लिखते हैं और लिखते जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हाथ जवाब दे जाता है, फिर ऐसा अब ऐसा करना चालू कर देते हैं। तो ये होती स्थिति, हम मोबाइल के कारण जो है बहुत विचित्र स्थिति हो रही है। लोगों की राइटिंग भी खराब हो रही है और लिखने की क्षमता भी खत्म होते जा रही है। तो अब हम व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन ऐसे लिखा जाता है, दूसरी तरह से कैसे लिखा जाएगा कोई बता सकता है? क्या आएगा अनुस्वार की जगह पर? नो। अभी अनुस्वार के बदले यमगणनम का प्रयोग बताया गया। पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के बदले होता है। यहाँ क्या होगा? नहीं। अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? ज आ रहा है। ज किस वर्ग का है? च वर्ग का है। यह आएगा वहां पर। दूसरी तरह से जब लिखेंगे इसको, ठीक है, अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण होता है उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन अनुस्वार की जगह लेता है। ठीक है? नहीं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों भाई? नहीं, अभी तत्काल पढ़ाया गया और तत्काल जो है सवाल आ गया तो सब चुप हो गए या गलत बता रहे हैं। तो ये तो यही संकेत देता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी तो पढ़ाया गया भाई। ठीक।
अब ये न लिखने के लिए जब हम अभ्यास करवाते हैं या शुरुआती दौर में मेरी आदत है कि क्लास में पहली बार अगर फर्स्ट ईयर की क्लास में गए तो बोलते हैं वर्णमाला लिख कर ले आओ, तो ये यहाँ की जगह बिंदी यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लग गई बिंदी नीचे तो क्या हो जाएगा, है ड ड तो ऑलरेडी है वो। ये दो बिंदी हो गई यार। हाँ, ये ड है, ड के इधर बिंदी लगाएंगे तो न होगा और नीचे बिंदी लगाएंगे तो ड़ हो जाएगा। ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ये झ है, पुराने वर्णमाला में झ इस तरह का था जो आज अमान्य हो गया है, यानी यह मानक नहीं है, मानक झ यही है, ये अमानक है। इसका प्रयोग अब नहीं होता है। इसी तरह से ड़, पुराने वर्णमाला में इस तरह से ड़ भी लिखा जाता था और ये भी अमानक हो गया है। आप देख रहे हैं 25 व्यंजन यहाँ हैं, 8 व्यंजन ये हैं, 25 8 33, 2 ये हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 25 8 33 2 35, 35 व्यंजन हैं। ये बाकी के जो व्यंजन हैं ये संयुक्त व्यंजन है।
श्र। ये संयुक्त व्यंजन है क्ष, क और श तथा अ के योग से क्ष बना है, क्ष। इसका उच्चारण अब सही शायद आप कर पाए। क और श का उच्चारण है, दोनों मिलकर क्ष बनाते हैं। तो च छ वाला छ सामान्य उच्चारण उसका छ, लेकिन इसका उच्चारण क्ष है। त्र सीधा सीधा उच्चारण है, तर और अ मिलकर बना हुआ है। ज्ञ, ज्ञ का उच्चारण हम सही नहीं करते हैं। वैसे सामान्य तौर पर हिंदी में यही मान्य है, ज्ञ आप बोलते हैं, सही मान लिया जाता है। लेकिन संस्कृत के हिसाब से या वेद के हिसाब से अगर सही उच्चारण इसका किया जाए तो ज्ञ होता है, ज्ञ। संस्कृत का विद्वान जो होगा वो यज्ञ कभी नहीं बोलेगा, वह यज्ञ बोलता है, यज्ञ नहीं बोलेगा। तो सही उच्चारण उसका ज्ञ है। और श्र जो है तालव्य श और र से मिलकर श्र बना हुआ है। ये असल में ऐसा श था और इसमें जो है र जोड़ा गया। तो किसी आर्टिस्ट का दिमाग चला होगा, उसने कहा कि ऐसा ना करके इसको ऐसा कर दिया जाए और इसको ऐसा कर दिया जाए, श्र बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो गया है, वरना श और र का ही योग है श्र में। ठीक है। अब देखिए 25, 2, 27, 8, 35 ये हो गया। और 11 स्वर 46 और 4 ये संयुक्त व्यंजन 46, 4 52। 52 वर्ण कहे जाते हैं कि हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। 25, 8, 33, 33, 2, 35, 35, 4 39, 39 और 11 50। नहीं नहीं, वो नहीं जुड़ते हैं, ये 4 है ना। उच्छिप्त व्यंजन भी तो जुड़ गया है। दो और कोई छूट रहा है। तो पुराने वाले से ही फिर 52 होगा। अब यहीं पर हम आपको ये बता दें कि स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है, इसको नोट कर लीजिए। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क में अगर अ नहीं मिलाएंगे तो आप उच्चारण नहीं कर सकते, आकर यहीं गले में अटक जाएगा। क जब तक अ नहीं मिलेगा तब तक आप क का उच्चारण नहीं कर सकते, क का किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। संयुक्त रूप से हो सकता है, जैसे आपको कक्का कहना है तो हो जाएगा, बुढ़ा कहना है तो हो जाएगा, गट्ठर कहना है तो हो जाएगा बीच में उच्चारण, लेकिन स्वतंत्र रूप से व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर सकते। दूसरा जो भेद है
दूसरा जो अंतर है, स्वर के उच्चारण में हमारी प्राणवायु बाधित नहीं होती या किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अ आ ई जो भी कहना चाहें, कहीं भी कोई बाधा स्वर तंत्रियों में उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी प्राणवायु बाधित होती है। व्यंजन विशुद्ध रूप से यह है। इसका उच्चारण करके बता दीजिए। क्र नहीं है भाई, ये हलंत का चिन्ह है, र नहीं है। अगर आप विशुद्ध रूप से व्यंजन लिख रहे हैं तो ख को हलंत कर दीजिए, इसमें से अ गायब हो गया। अब अ गायब हो गया तो उच्चारण करके बताइए। जैसे ही आप कहना चाहेंगे आके यहां अटक जाएगा, नहीं निकलेगा ही नहीं। और तब निकलेगा जब उसमें अ जोड़ेंगे, तब क निकलेगा। मतलब व्यंजन का उच्चारण स्वर के माध्यम से होता है। हाँ, स्वर के माध्यम से होता है और प्राणवायु हमारी बाधित होती है। जब अ आके उस बाधा को दूर करता है तब उच्चारण होता है। स्वर में ऐसा कुछ नहीं है। अ आ ई उ कहीं कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है ट्रैक में। तो ये दो अंतर हैं स्वर और व्यंजन के। अब हमारे व्यंजन में जो पांचों वर्ग हैं, इनका बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया गया है। हम क से शुरू करते हैं। क का उच्चारण कंठ से होता है और न केवल क बल्कि पूरे कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क ख ग घ ग एक जगह से। इसके बाद हम चवर्ग का उच्चारण करते हैं। चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है, जिसको तालव्य कहते हैं। च छ ज झ यहाँ एक ही जगह से होता है पूरे वर्ग का उच्चारण। तालु से, तालव्य तालु से होता है। इसके बाद ट आएगा, टवर्ग। टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तालु से थोड़ा सा आगे आएंगे तो उभरा हुआ भाग जो है उसे मूर्धा कहा जाता है। ट ठ ड ढ ण एक ही जगह से उच्चारित होता है। देखिए धीरे धीरे कंठ से चलकर हम आगे की ओर आ रहे हैं। इसके बाद तवर्ग का उच्चारण होता है जो वर्ष से, जहां दांत और मसूड़ा मिला होता है उसको वर्ष से बोलते हैं। तो दंत भी वर्ष, वर्ष वर्ष। त थ द ध न वहीं से उच्चारित होता है। अब इसके बाद आखिरी वर्ग है पवर्ग। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो होठ से उच्चारण होता है। होष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं उसको। होठ से उच्चारण प फ ब भ म। ऐसा वर्गीकरण शायद ही किसी वर्णमाला में हो। यह हमारी वर्णमाला देवनागरी लिपि में इस तरह का वर्गीकरण हुआ है कि क कंठ से शुरू होता है और पवर्ग होठ तक आ जाता है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। और श श स ह ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। घर्षण होता है इनके उच्चारण में। श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। श श स ह नहीं है। सर वो 8 वाला क्या बताया? य र ल व स। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और शेष 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। य और व
अर्ध स्वर हैं, य व अर्ध स्वर हैं। कभी उनकी गिनती स्वरों में होती है, कभी व्यंजन में होती है, तो उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। कई जगह एक आध किताब में मैं देख रहा था, लिखा था य व ह को अर्ध स्वर बताया था, लेकिन ह जो है स्वर में आता नहीं है। ह को शायद इसलिए स्वर में ले लिया होगा कि अ में विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये भी स्वर है, लेकिन ह स्वर नहीं है, व्यंजन है। र का उच्चारण स्थल जो है वह र जो है तालु से लुढ़कता है। र थोड़ा सा तालु से चिपकता है, फिर आगे की तरफ लुढ़क जाता है, र। इसलिए इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं, लुंठित। और ल जो है वह पार्श्व व्यंजन है। ल का जब उच्चारण करते हैं तो ल में होठ जिह्वा जो है वह जाकर तालु से चिपक जाती है, और जो प्राणवायु है अगल बगल से निकल जाती है। ल ल को पार्श्व व्यंजन, पार्श्विक लिख सकते हैं। ळ और ढ जिसको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ये संस्कृत में वर्ण नहीं है, यह हिंदी में विकसित वर्ण है। ळ और ढ जिसको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और कुछ शब्द जो है विदेशी भी हैं, वर्ण शब्द नहीं, वर्ण। जैसे चूँकि मुस्लिमों ने काफ़ी दिनों तक हमारे देश पर शासन किया था, और अरबी फारसी जब आई तो ये वर्ण जो है वहीं से आए हुए हैं। इसका उच्चारण क, ख, ग, ज, फ इस रूप में होता है। हालांकि अब वो जो नुक्ता है, अब उस नुक्ते का निर्वाह नहीं होता है, लेकिन नुक्ते के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी भी होती है। हैं? हाँ, बिंदु जो उसके नीचे लगा है उसको नुक्ता बोलते हैं। क्या हुआ, एक बार एक लड़का कहीं बाहर पढ़ने गया था, उसके दादा अजमेर गए, चिट्ठी लिखकर उसके पास भेजी गई कि दादा अजमेर गए और वो नुक्ता कहीं छूट गया था, और उसने ये पढ़ लिया कि दादा आज मर गए। बेचारा भागे भागे घर आया, बोला दादा मर गए, इसकी सूचना मिली हमको तो आ गए। अरे बोले दादा मर नहीं गए, दादा अजमेर चले गए, और उसने पढ़ लिया दादा आज मर गए। तो नुक्ते के हेर फेर से बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम जब शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, शब्द रचना पर विचार करेंगे, तब देखेंगे कि कैसे थोड़े से हेर फेर में अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो हिंदी को अगर सुधारना है तो उसके लिए अपनी हिंदी सुधारना है, हिंदी भाषा को नहीं सुधारना है भाई, वो तो सुधरी हुई है। अपनी हिंदी अगर सुधारनी है तो सबसे अहम बात है कि उच्चारण सही करना सीखिए।
क्योंकि हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। अंग्रेजी नहीं है कि लिखते हैं वाल्क और पढ़ते हैं वाक। पूछते हैं यल कहाँ गया भैया, तो कहते हैं साइलेंट है। जब साइलेंट है तो लिखने की क्या जरूरत है भाई। लिखते हैं साइकोलॉजी में पी लगाकर लिखते हैं, PSYCHOLOGY। हम लोग 11th 12th में हमारी एक विषय के रूप में साइकोलॉजी भी हमने लिया था, उसकी स्पेलिंग ही नहीं याद होती थी। तो हम लोगों ने उसकी स्पेलिंग याद करने के लिए PSYCHOLOGY इसके लिए एक सूत्र डेवलप किया, पिसाई का लोगी। तब जो है साइकोलॉजी की स्पेलिंग याद हुई। तो ये तो अंग्रेजी भाषा है जिसका न सिर है न पूंछ है। अब आप लोग अंग्रेजी वाले हो, शायद आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो अंग्रेजी का कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी पढ़ लो। हमारे एक प्रोफेसर इंग्लिश के थे, चंदानी साहब, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उस समय साइंस कॉलेज में वो भी थे, मैं भी था। एक पत्र आया उनका, प्रोफेसर चंदानी करके लिखा हुआ था। स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। मैं बोला भाई ये प्रोफेसर चांदनी कौन है? तो बहुत सीनियर थे, हंसे भी और गुस्साए भी मेरे ऊपर, क्या बोल रहे हो? मैं बोला आपकी अंग्रेजी ऐसी ही तो है, चाहे उसको चंदानी पढ़ लो चाहे चांदनी पढ़ लो। तो हम मेरे पढ़ने में चांदनी आया इसलिए हमने चांदनी कह दिया। तो बोले तुम बदमाशी करते हो। मैं बोला नहीं सर, बदमाशी नहीं है, वो आपकी भाषा ही ऐसी है तो हम क्या करें। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अगर चंदानी आपने लिखा है, चंदानी ही पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप शुद्ध उच्चारण करना सीखिए। अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो लेखन में भी गलती नहीं होगी। शुद्ध उच्चारण आप अगर कर लेंगे तो हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है, वैसी ही बोली जाती है। तो अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत है। हालांकि अंग्रेजी मुझको नहीं आती है, थोड़ा बहुत एक आध शब्द बोल लेता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन वैसे मुझे कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई 36 साल की नौकरी में। हिंदी, चूँकि हिंदी के प्रोफेसर थे इसलिए और भी दिक्कत नहीं हुई। तो अंग्रेजी जानना अच्छी बात है। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी नहीं जानना चाहिए। अंग्रेजी अगर जानते हैं हिंदी के साथ तो सोने में सुहागा है। लेकिन नहीं जानते हैं तो हिंदी इतना जानिए कि आप अपनी बात बेधड़क तरीके से कह सकें और उस पर गर्व कर सकें। तो चूँकि आप लोग अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो इसलिए अंग्रेजी भी जानना बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। भाषा कोई भी हो, सब जानना चाहिए, लेकिन एक भाषा ऐसी हो जिस पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। कबीरदास को आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज और स्याही तो छुआ ही नहीं और कभी हाथ में कलम भी नहीं पकड़ा। ऐसे कबीरदास थे। लेकिन वो जो कह गए हैं उसमें बड़े बड़े धुरंधर लोग सिर पीटते हैं। तो भाषा के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की टिप्पणी है कि बन गई बात तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा देना समझते हैं? धकिया कर। हाँ, जैसे आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, रास्ता मिल रहा है तो ठीक नहीं, इधर उधर धक्का मार के आगे बढ़ते हैं। तो वैसी ही बात कबीरदास की भाषा के संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर बात बन गई तो सीधे सीधे वो भाषा से कहलवा लेते थे, अगर नहीं बनती थी तो दरेरा देकर कहलवाते थे। तो ये भाषा पर अधिकार होता है, जबकि उनकी भाषा
पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, सदुक्कड़ी कही जाती है। और उस भाषा में भी इतना दम है कि वो अपनी बात भाषा से कहलवा लेते थे। तो भाषा पर इतना अधिकार होना चाहिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसे आप धड़ल्ले से कह सकें। ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई अन्य भाषा हो, किसी एक भाषा पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। अब बताइए, इन स्वर और व्यंजनों में से आपको हाँ, व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो भी बच गया है। व्यंजन का वर्गीकरण जैसा पांचों वर्ग का तो हमने बता दिया, लेकिन एक और वर्गीकरण का आधार है घोषत्व। घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों में जो कंपन होती है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा वर्ण अघोष हैं, उसमें कंपन कम होता है। क ख, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन है हर वर्ग का। पहला दूसरा क्या है? पहला और दूसरा जो है अघोष है। ये स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तीसरा चौथा पांचवा सघोष, जिसमें स्वर तंत्रियां कंपित होती हैं। आप उच्चारण करके देख लीजिए, क ख ग घ ङ, उसमें ज़्यादा बल लगता है, हवा तीव्रता से निकलती है। अगला वर्गीकरण जो है प्राणत्व के आधार पर किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी हवा से ही संबंधित है। मुख से कम हवा निकले और ज़्यादा हवा निकले, उस आधार पर है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे कवर्ग है तो क, ग और अंग, ये अल्प प्राण है। बोरकर अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। अब इन व्यंजनों को जो पांचों वर्ग के हैं उसके पहचान के लिए मैं एक सूत्र बता देता हूं। जैसे क को अंग्रेजी में लिखते हैं के और ख को लिखते हैं के एच और च को लिखते हैं सी एच और छ को लिखते हैं सी डबल एच। छ को इसलिए लिखा कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिसमें यच लगता है वो महाप्राण है, जिसमें यच नहीं लगता वो अल्प प्राण है। चूंकि च मूल रूप से सी एच से ही बनता है और छ में एडिशनल एच जुड़ता है, इसलिए छ जो है महाप्राण है। च को महाप्राण मत समझ लीजिएगा, बाकी जितने में है सब पर लागू होता है। तो जिसके साथ एच लगा हुआ है वह महाप्राण है। बात समझ में आ रही है ना? च अल्प प्राण है, पहला है। उसमें भी एच है लेकिन उसको छोड़कर हाँ, जितने में एच है बाकी सब में लागू होता है। च में लागू नहीं होता, या च लगा है तो उसको भी बोल दो महाप्राण है तो गलत हो जाएगा। अब मेरे अंदाज से पूरी वर्णमाला कवर हो गई। अब आपको कहीं कोई सवाल हो या कहीं समझ में न आया हो तो पूछ सकते हैं।
क्या नाम है आपका? तो मेरा विवेक तिवारी। विवेक तिवारी। तिवारी जी, आपको तो हिंदी अच्छी आनी चाहिए यार। नहीं, वीक तिवारी की अगर हिंदी वीक हो गई तब तो फिर सबकी वीक हो जाएगी। आपकी तो संस्कृत भी तगड़ी होनी चाहिए और हिंदी भी तगड़ी होनी चाहिए। बैठिए। हैं? पापा की है अच्छी संस्कृत हिंदी सब। क्या करते हैं पापा? स्टार्टिंग से लेके पापा पुलिस में। हाँ, तो वो यूपी से पढ़ के आए होंगे ना। हाँ, वेद पुराण पूरा पढ़ लेते हैं तो कथा भी कर लेते हैं। हम्म। तो उनकी संस्कृत बहुत अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है। तो आपकी इतनी खराब क्यों है? मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए बैठिए। आपका क्या नाम है? लेखांश पांडे। पांडे। पांडे जी, आपकी तो हिंदी ठीक होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा नंबर अच्छा आता था कॉलेज में भी आया था इंग्लिश से हिंदी में। स्कूल में अच्छा नंबर, बोलता नहीं हूँ ना रेगुलर। स्कूल में अच्छा नंबर आता है। आजकल तो हम नंबर देखकर बड़े चकित रहते हैं। कॉलेज में भी ठीक था। हाँ, 96%, 99%, ये परसेंट देख देख के तो अपना दिमाग चकराने लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो 60% लाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर डालते थे तो भी नहीं आता था। तो अब समझ में आता है कि वो परसेंट आप लोग कैसे कैसे ले आते हैं, प्रश्न कैसा होता है, उत्तर कैसे मिलता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन कॉलेज में कितना नंबर पाए थे हिंदी में? हिंदी मेरा 56 ऐसी कुछ था, लेकिन ठीक ठाक था। 56 तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें तो फिर कम कर दिया ना, जो अभी वो बना था प्रोजेक्ट वाला, उसमें नंबर कम कर दिए क्योंकि मैं हिंदी का ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखता। नहीं, हिंदी भाषा का जो प्रश्न आता है उसमें बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। नंबर दिए, 3-3 पेज का आंसर लिए लिखे ना, उनको नंबर दिए। मैं एक पेज में लिखा लिखता पूरा हुआ तो 2 घंटा लिख लूंगा। इसलिए इसकी व्याकरण का सर समझने की कभी कोशिश ही नहीं की है। मतलब हाँ ना, ये जैसे आज जैसे पूरा देखने बताया, आप वैसा कभी मतलब पढ़ी ही नहीं है। वो उसमें ऐसा कि रटो जाओ लिखो, ऐसा पढ़ गया, इसलिए हमको इसका ज्ञान नहीं है हिंदी का इतना स्टार्टिंग से। परिभाषा याद कर लो तो कर तो वैसे नंबर आए हैं। वो संज्ञा भी पढ़ाने की बारी आएगी तो पूछूंगा। जब जो रटे हैं वो उत्तर कैसे लिखते हैं, वो सही में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सब पता चलेगा। अब वही सब होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे 5 वो भी बहुत टाइम हो गया सर, इसलिए नहीं, मैं शुरू में ही बताया ना, स्कूल लेवल से ही भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इमला लिखवाते थे हाँ। और इसके बाद उसको जांचने के बाद जितने शब्द गलत होते थे उन गलत शब्दों को सही कराकर 10-10 बार लिखवाया जाता था। तो जब वो 10-12 बार लिखता था आदमी तो अपने आप सही हो जाता था, फिर गलत ही नहीं होता था। मम्मी बोलती थी तो इस तरह से पढ़ाई होती थी और पिटाई तो होती ही थी। आजकल तो पिटाई होती नहीं है, और अगर कहीं भूल से कोई टीचर किसी को पीट दिया तो घर वाले लट्ठे लेके पहुंच जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। और गुरु का जो मारना पीटना है वो किस तरह का होता है? अंतर हाथ सहारिदय बाहर बाहे चोट। ये कबीर का दोहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारिदय बाहर बाहे चोट। तो गुरु जो है कुम्हार के रूप में होता है, कुम्हार होता है, और शिष्य जो है एक घड़ा होता है। घड़ा कैसे बनाता है कुम्हार? पहले कच्ची मिट्टी से छोटा सा बनाता है, इसके बाद अंदर से हाथ लगाता है, ऊपर से पीटता है, पीट कर फिर उसको बड़ा घड़ा का रूप देता है। तो गुरु अगर किसी को मारता भी है तो उसके मारने की मनसा जो है कहीं गलत नहीं होती है। ये बात अलग है, कोई दारू पीने वाला गुरु है, वो नशे में ज़्यादा पीट देता होगा तो अलग बात है। वरना जो सचमुच का गुरु है
वो पीटता भी है तो छात्र के भलाई के लिए पीटता है, उसके हित के लिए पीटता है। और कोई गुरु ऐसा नहीं है, अपवादों को छोड़कर कोई गुरु ऐसा नहीं है जो छात्र का हित नहीं सोचता है। सभी लोग अपने विद्यार्थियों का भला चाहते हैं किसी भी हालत में। हर गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़ जाए। तो इसलिए शिक्षक का जो दायित्व होता है, शिक्षक को जो महत्व दिया जाता है, इसी वजह से दिया जाता है। वरना दुनिया में सभी लोग हैं, सबको शिक्षा देते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो ये तो संसार है। तो यहाँ और किसी को कुछ पूछना नहीं है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। और ये यार, ये सब हटाने वाला कोई